द स्पीड कोचिंग सेंटर की तरफ से 12th क्लास के बच्चों के लिए आपको फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी को लाया गया है। स्थिर वैद्युतिकी आपके 12th क्लास की फिजिक्स की पहली यूनिट है। इसके बारे में हमको जानना है। धीरे धीरे करके हम आगे पढ़ते रहेंगे, रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। पहले हम पहली क्लास में देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग पे बात करते हैं विद्युत की, क्योंकि बार बार ये शब्द हमको आएगा। तो विद्युत क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश एवं आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विद्युत कहते हैं। विद्युत को दो भागों में बांटा गया है, एक गतिक अथवा धारा विद्युत। गतिक विद्युत बोलो या उसको धारा विद्युत भी बोला जाता है। दूसरा होता है स्थिर वैद्युतिकी, जो हमको यूनिट पढ़ना है। इसको भी पढ़ना है लेकिन स्थिर वैद्युतिकी के बाद पढ़ना है। एक लाइन इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। गतिक अथवा धारा विद्युत क्या होता है? गतिक अथवा धारा विद्युत विद्युत की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आवेश गत की अवस्था में हो। जब आवेश गत की अवस्था में हो तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो उसको बोलते हैं गतिक अथवा धारा विद्युत। परिभाषा कैसे लिखेंगे आप? कहेंगे विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान अवस्था में आवेश एवं आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम गतिक अथवा धारा विद्युत कहते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या बोलोगे? ओम का नियम, वैद्युत चालन, वैद्युत प्रतिरोध, डॉट डॉट आदि। अब दूसरी हेडिंग आपकी आती है स्थिर वैद्युतिकी, जो आपके यूनिट फर्स्ट का एक चैप्टर है। हम इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोग वीडियो बैकअप करके डिफिनीशन लिख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी की। स्थिर वैद्युतिकी में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब रुका हुआ, चार्ज का मतलब आवेश। यानी स्थिर वैद्युतिकी में हम आवेश का अध्ययन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? जब चार्ज क्या होगा? रुका हुआ होगा। लेकिन अभी जस्ट इसके पहले की हेडिंग हमने देखा था गतिक अथवा धारा विद्युत। उसमें क्या हुआ था? चार्ज मूव कर रहा था। चार्ज जब गत की अवस्था में होता है तब उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं गतिक अथवा धारा विद्युत। लेकिन यहाँ पे चार्ज यानी आवेश क्या होगा? रुका हुआ रहेगा। अब ये इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे क्या? विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश एवं आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कब? जब आवेश रुका रहे। तो परिभाषा बनाएंगे क्या? विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में, किस अवस्था में भाई? स्थिर अवस्था में आवेश एवं आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत। अब हम स्थिर विद्युत में जैसे बोलेंगे कूलाम का नियम पढ़ेंगे, वैद्युत धारिता, ये सब आगे हमारी टॉपिक में है, हम आगे बात करेंगे। इसमें एक शब्द आ रहा है आवेश, तो पहली हेडिंग हमारी क्या होगी? आवेश। आवेश के बारे में कौन बताया था? हम आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश के बारे में सबसे पहले बताए थे एक महानुभाव थे, उनका नाम है थैलस ऑफ मिलेटस। थैलस ऑफ मिलेटस भाई साहब ने बताया था आज मानव के टाइम पे, जब आज मानव ने पत्थर को पत्थर से रगड़ा था, चिंगारी निकली थी, वहां से सीख लेकर थैलस ऑफ मिलेटस भाई साहब ने क्या किया था कि एक एम्बर लिया था। क्या लिया था भाई? एक एम्बर और एक लिया था फर। फर क्या होता है? कपड़ा होता है रेशेदार, जानवर की खाल जो होती है, यानी कपड़ा हम कहें रेशेदार। कैसा कपड़ा? रेशेदार कपड़ा या जानवर की खाल, जैसे बिल्ली की खाल हो गई या अदर जानवर की खाल। एम्बर क्या होता है? एम्बर होता है जेमस्टोन। जेमस्टोन होता है जिसकी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, जैसा रिंग हम पहने हैं, रिंग में जो पत्थर, इसको भी जेमस्टोन बोलते हैं। इन्होंने क्या किया कि जेमस्टोन को, रेशेदार कपड़े या जानवर की खाल को रगड़कर आवेश के बारे में इन्होंने क्या किया? बताया। तो आवेश की परिभाषा क्या बनेगी? आवेश की परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। आवेश
क्या होता है, आवेश की खोज किया था कौन, थैलस ऑफ मिलेटस ने। सबसे पहले इन्होंने एम्बर और फर को लेकर एक दूसरे पे घर्षण के द्वारा आवेश के बारे में बताया। आवेश का परिभाषा क्या होगा, आवेश एक वस्तु का वह गुण है, आवेश एक वस्तु का वह, आवेश एक वस्तु का वह गुणधर्म है, आवेश एक वस्तु का, साथ में डिफिनीशन लिखते चलेंगे, आवेश एक वस्तु का वह गुणधर्म है जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है, या अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाएगी हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। आप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आवेश की परिभाषा थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक चीज यहाँ पे समझते हम लोग। जैसे हमारे पास द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। अगर हमारे पास द्रव्यमान है तो हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मॉस है तो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है तो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी भी गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, तो यानी पृथ्वी के पास भी क्या है, मॉस। जैसे मॉस से क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, मॉस। वैसे ही क्या है, आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पे आवेश पाया जाएगा। तो आवेश की परिभाषा हम लोग जान गए कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है, या उसका क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हम लोग अगली हेडिंग बनाएंगे, आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना कैसे हुई। अब हेडिंग हमारी होगी क्या, आवेश की संकल्पना। जो आवेश की संकल्पना है वो किसके आधार पर दी जाती है, आवेश की संकल्पना दी जाती है इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। किसके आधार पर भाई साहब, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर कैसे दी जाती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। आप लोग जानते हो, हाई स्कूल में पढ़े हो, सोडियम परमाणु युक्त होता है। क्या होता है, सोडियम परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अगर सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, क्या निकाले भाई, इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान से बात को सुनना, यहीं से बात निकल के आएगी। सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2, 8 और 1 होगा। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम निकालें, सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी भाई, 11। और अगर हम प्रोटॉन की संख्या निकालें, किसकी संख्या, प्रोटॉन की भी संख्या कितनी होगी भाई, 11। अब यहाँ पे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाले 2, 8, 1 है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 कंडीशन बनते हैं। एक, या तो 1 इलेक्ट्रॉनिक किसी को दे दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉनिक किसी से क्या कर ले लेने में इसको कठिनाई होगी। 7 इलेक्ट्रॉन है, देने में इसको क्या होगी, आसानी। तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, कितने का दान कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचेगा, 2 और 8। तो यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या निकाले, किसकी संख्या भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बोलो 10। लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या यहाँ बोलो कितनी होगी, 11। कितनी होगी भाई, 11। यहाँ पे आप देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 11। कौन ज्यादा है, प्रोटॉन। कितने से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, +1। यानी यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला, ये सीखने को मिला कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन का हम क्या करते हैं, दान करते हैं,
तो उस परमाणु के ऊपर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं धनावेश तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? दान या त्याग करेगा। दोनों बात लिख सकते हैं, चाहे दान लिख सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन का क्या लिख सकते हैं? त्याग। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम आप लोग को और बताते हैं। आपको एग्जाम्पल एक और बताते हैं, जैसे क्लोरीन लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकाले हम लोग तो क्या होगा भाई? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 8 2 10 7 17, यानी 7 है लास्ट में। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं। इसको ऑर्बिट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे? दे दे। हमको आसानी क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। क्लोरीन को अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएं तो यहाँ पे क्या बचेगा? Cl। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या होगा भाई? 2 8 और 8 कितना हो जाएगा? 8 2 10 7 17 था, यहाँ अष्टक पूरा हो गया, कितना हो गया? 18। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? बोलो। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 18। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? प्रोटॉन की संख्या पिछली वाली, प्रोटॉन नहीं चेंज होता है, कितना होगा? 17। यहाँ कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 1 से ज्यादा है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा? -1। यानी अगर कोई एटम या परमाणु अगर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर आवेश कौन सा आता है? माइनस। अगर दान देता है, त्यागता है, तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। तो यानी यहाँ क्या आ गया भाई? ऋण आवेश। ऋण आवेश कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई? ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तब यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। यहां से आवेश की संकल्पना में हमको क्या सीखने को मिला? कोई परमाणु से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा? धनावेश। 1 निकला तो 1 आवेश, 2 निकला तो 2 आवेश। यहाँ पे प्रोटॉन नहीं निकल रहा है, प्रोटॉन नहीं निकल रहा है, तो इस वजह से आवेश की संकल्पना किसके आधार पे दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आवेश पे। वैसे भी ऑर्बिट में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक में नाभिकीय बल से क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। इसको कौन बताया था? इसको बताए थे हमारे वैज्ञानिक, आवेश की संकल्पना को बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या बताया? कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। धन आवेश को प्लस से और ऋण आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे? माइनस से। तो ये आपकी हो गई आवेश की संकल्पना। और यहाँ से हमको 2 चीज देखने को मिला। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं धनावेश और एक होता है कौन? ऋण आवेश। तो पहली हेडिंग इसमें क्या बनेगी? धन आवेश, या इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं क्या? धन आवेश। धन आवेश क्या होता है? इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? धन आवेश में अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हानि होती है। तो ऐसे हम सिंपल में लिख सकते हैं धन आवेश में क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? परिभाषा लिखेंगे, साथ में लिखते चलो, वीडियो बैकअप करके आप लोग परिभाषा लिख सकते हो। परिभाषा क्या होगी? कोई वस्तु धनावेशी तब होती है जब, फिर से बात को रिपीट करते हैं, कोई वस्तु धनावेशी तब होती है जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। धनावेशित वस्तुओं में किसकी कमी हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। आप यहाँ देख रहे होंगे इस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11 थी। जब ये धनावेशित हो गया तो इलेक्ट्रॉन घट के क्या हो गया? 10। हमने बताया ना कि धनावेशित वस्तुओं में किसकी कमी होती है? इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की कमी नहीं होती है। तो परिभाषा लिख लिए होंगे, कोई वस्तु धनावेशित तब होती है जब उस वस्तु से क्या निकल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होती है? कमी होती है। अगली बात है क्या? ऋण आवेश। ऋण आवेश में क्या होता है? ऋण आवेश में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी ऋण आवेश की? ऋण आवेश की परिभाषा होगी जब कोई वस्तु क्या करे?
आप परिभाषा बना सकते हो। ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऋणावेश क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु ग्रहण करता है तो वह कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। तो परिभाषा क्या होगी, कोई वस्तु ऋणावेशित तब होती है जब उस वस्तु पर किसी अन्य वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो ऋणावेशित वस्तु में किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट जब वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे हम, इस पर फार्मूला एक होता है, बहुत पॉपुलर फार्मूला होता है, Q बराबर प्लस माइनस यानी, और इस पर हम आपको बहुत सारे सवाल कराएंगे। आपकी कुमार मित्तल हो या NCERT की बुक हो, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको अभी बताया गया आवेश और आवेश की संकल्पना कौन दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आगे हम लोग बात करेंगे। फिर इसी में आती है सजातीय और विजातीय आवेश, एक दूसरे को आकर्षण और प्रतिकर्षण करते हैं। फिर उसके जस्ट बाद ही हम ये फार्मूला पढ़ के इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्लीज सब्सक्राइब या